एक पुलिस का सिपाही जो एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि तुम जादू टोटका कर कर, काले जादू से, कि तुम मेरी पत्नी को मरवा सकते हो, मेरी पत्नी की हत्या करवा सकते हो। वो तांत्रिक बोलता है कि बिल्कुल, मैं कुछ ही दिन में तुम्हारी पत्नी को जादू टोटके से मौत के घाट उतार दूंगा। वो तांत्रिक को सिपाही लाखों रुपए देता है और कुछ दिन का इंतजार करता है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद तांत्रिक उसकी पत्नी को मौत के घाट नहीं उतारता, बल्कि वो खुद उस सिपाही को मौत के घाट उतार देता है, जो सिपाही अपनी पत्नी की हत्या करवाने के लिए आया था। लेकिन बड़ा सवाल कि तांत्रिक ने सिपाही को ही क्यों मौत के घाट उतार दिया, और दूसरा सवाल कि जो सिपाही था वो तांत्रिक के पास अपनी पत्नी की हत्या करवाने के लिए क्यों आया था, और आखिर हुआ क्या। इस पूरी घटना की शुरुआत से लेकर आखिर तक आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। यकीनन जो आप सोच रहे हैं ये कहानी वैसी नहीं है, बिल्कुल आपके दिमाग से परे है, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहती है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत या ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपका नाम लेकर अगली वीडियो में आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो आज की जो घटना है वो मेरठ की है। मेरठ का एक सरदना थाना पड़ता है और उसी थाने में पिछले 26 मार्च को एक लड़की आती है। लड़की का नाम राखी था, जो शादीशुदा थी। अब वो लड़की ये बोलती है कि मेरे पति दिल्ली के अंदर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जिनका नाम गोपीचंद था, और वो 26 मार्च को ही घर पर आए थे सुबह के टाइम पर। लेकिन सुबह के टाइम पर वो आते हैं, कुछ छुट्टी लेकर आए थे, कुछ खाना पीना खाते हैं और फ़ौरन अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल जाते हैं। लेकिन आज रात का टाइम हो चुका है, उनका फ़ोन बंद है और उनका कुछ नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गए हैं। वैसे वो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं बेहद ज़्यादा परेशान हूँ। अब पुलिस फ़ौरन, जब पुलिस को पता चलता है कि दिल्ली पुलिस का सिपाही है, हेड कांस्टेबल है, तो पुलिस भी थोड़ी जांच पड़ताल फ़ौरन शुरू कर देती है। पुलिस नंबर को लगाती है, ट्रेस वगैरह करती है, तो पता चलता है कि नंबर वहीं जो हस्तिनापुर के जो रास्ता है, हाईवे है, वहीं पर फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है, वहीं पर बंद हुआ है। पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। अब 26 मार्च से 27 मार्च लगती है, 28 मार्च लगती है, पूरा महीना गुजर जाता है, लेकिन जो गोपीचंद सिपाही था उसकी कुछ पता नहीं चलती। वहीं दिल्ली पुलिस का, जो दिल्ली पुलिस में सिपाही था, वहाँ पता चलती है, तो वहाँ से और प्रेशर आता है। अब जो पुलिस थी, मेरठ की पुलिस, ये पूरे तरीके से छानबीन में लगी हुई थी। वहाँ टीमें गठित की जाती हैं। जो एसपी ठाकुर थे वो टीमें गठित करते हैं कि आखिर गोपीचंद के बारे में पता चले। एक सिपाही जो छुट्टी लेकर अपने घर आया और अचानक से गायब हो गया, उसका कोई पता नहीं है, और वो भी मोटरसाइकिल पर था, मोटरसाइकिल का भी कुछ पता नहीं है। पूरा महीना गुजरने के बाद जैसे ही 12 मार्च लगती है तो हस्तिनापुर के पास एक नदी जा रही है। वहीं पर नदी से एक मोटरसाइकिल बाहर से दिखती है और लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहीं पर सरदना थाने की पुलिस पहुंचती है, उस बाइक को बाहर निकालती है। अब जो सिपाही की बाइक मिल चुकी थी, लेकिन सिपाही कहाँ गायब है। बाइक की नंबर प्लेट पूरे तरीके से हटी हुई थी। बाइक को क्योंकि इतना टाइम पानी में डूबे हुए हो गया था, तो लग रहा था कि किसी ने यहीं पर ही जो गोपीचंद था उसको नदी के अंदर ही फेंका होगा। जाहिर सी बात है, पुलिस वहीं पर उस इलाके में छानबीन में लग जाती है। अब पुलिस समझ चुकी थी कि गोपीचंद की हत्या हो चुकी है, इसलिए मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका था। पुलिस सबसे पहले गोपीचंद की फ़ोन की पूरी जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि गोपीचंद शादीशुदा था, लेकिन दिल्ली में ही उसकी एक प्रेमिका है, उससे उसकी बातचीत होती है। पुलिस प्रेमिका से कांटेक्ट करती है, पत्नी से पता करती है, हो सकता है कहीं पत्नी ने ही तो हत्या नहीं करवाती। लेकिन 26 मार्च को गोपीचंद गायब हुआ था, लेकिन 24 मार्च को गोपीचंद ने एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, वो भी 1 लाख रुपए, और फिर 25 मार्च को 90,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। कुल मिलाकर 1,90,000, वो भी एक ही अकाउंट में। और जिसके अकाउंट पर ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे वो नाम तांत्रिक गणेशानंद का था। गणेशानंद वहीं सूरेशपुर के जंगलों में आश्रम में रहता है। पुलिस फ़ौरन
तांत्रिक गणेशानंद तक पहुंचती है और उसको जाकर गिरफ्तार कर लेती है, उससे सवाल जवाब करती है कि गोपी चंद ने तुम्हारे पास आखिर तुम्हारे 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और उससे पहले भी महीनों पहले काफ़ी और ट्रांसफर पैसे किए गए हैं, आखिर तुम्हें गोपीचंद किस बात के पैसे देता था? उसने तुम्हें 1,90,000 वो भी 24 और 25 तारीख को किसके दिए थे? जब तांत्रिक से ये बात पूछताछ की जाती है तो तांत्रिक टूट जाता है। तांत्रिक के पास वो पैसे भी मिलते हैं जो उसके पास कैश रखे हुए थे। वहीं वो सूरजपुर के जो जंगल थे वहीं पर तांत्रिकगिरी करता था, वहाँ पर ढेर सारे लोग उसके पास आते थे। अब तांत्रिक गणेशानंद से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो जो कहानी बताता है वो सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। वो बताता है कि आज से 1 साल पहले ये जो गोपीचंद था ये मेरे पास आया था और आने के बाद इसने मुझे बताया था कि मेरी एक प्रेमिका है जो दिल्ली में रहती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और जो मेरी पत्नी है वो यहीं मेरठ में सरधना जो थाना है उसी इलाके में रहती है और मैं चाहता हूँ कि तुम टोटके से जादू से मेरी पत्नी की हत्या कर दो। ऐसा कुछ कर कर मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हारी पत्नी की हत्या कर दूंगा। अब लेकिन गोपीचंद ये बोलता है कि अगर तुम हत्या नहीं कर पाए तो जो तांत्रिक था वो ये बोलता है कि अगर मैं हत्या नहीं कर पाया जो तुम्हारे पैसे हैं वो मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन हत्या करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। गोपीचंद बोलता है कि इस बात से बेफिक्र रहो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी मुंह मांगी तो मैं पैसे दूंगा, लेकिन अगर मेरी पत्नी की मौत नहीं हुई तो तुम्हें सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये हमारी डील हो जाती है। ये डील दोनों के बीच हो जाती है और 1 साल पहले से तांत्रिक बराबर गोपीचंद से पैसे ले रहा था, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 1 लाख। वो फ़ोन करता, गोपीचंद फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देता और बराबर ये क्रियाओं के नाम पर जो तांत्रिक था वो गोपीचंद से पैसे ऐंठता ही जा रहा था। फिलहाल में उसने कम से कम 3 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। जो रिकॉर्ड्स है फिलहाल में जो पेटीएम पर है वो 3 लाख रुपए उसने ले लिए थे और इतने पैसे गोपीचंद देने के बाद अब ये बोल रहा था गोपीचंद कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दे दिए हैं, 1 साल पूरा होने वाला है, मेरी पत्नी बीमार तक नहीं पड़ी है, मरने की बात तो दूर, अब तुम मेरे सारे पैसे वापस करो या फिर मेरी पत्नी को जल्द से जल्द मौत के घाट उतारो। तो इस बार तांत्रिक बोलता है कि ऐसा करो, 24 मार्च को तांत्रिक ने बोला कि ऐसा करो मेरे पास 1 लाख रुपए अभी ट्रांसफ़र कर दो। तो 1 लाख रुपए जो गोपीचंद था वो फ़ौरन तांत्रिक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और जो 25 मार्च लगती है तो 25 मार्च को वो 90,000 रुपये और लेता है और बोलता है कि 26 मार्च को तुम यहाँ पर आओ और एक मुर्गा लेकर आना और साथ में अपने 1.5 लाख रुपए और लेकर आना, क्योंकि आज काम फिनिश हो जाएगा, आज हर हाल में तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी, क्योंकि आज हम जो मुर्गा है उसकी बलि देंगे और उसके बाद फ़ौरन तुम्हारी पत्नी घर पर मरी हुई मिलेगी। अगर ना मिले तो सारे पैसे, दुगने पैसे मैं तुम्हें वापस दूंगा। तांत्रिक बोलता है कि मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तांत्रिक बताता है कि मुझे पता थी कि उसकी पत्नी को मैं नहीं मार सकता, क्योंकि ऐसी कोई विद्या या फिर ऐसा कोई टोटका जादू नहीं है कि हम किसी दूसरे की हत्या कर सकें। और जो सिपाही था वो मुझसे सारे पैसे वापस मांग रहा था। मैं पैसे कहाँ से लाता, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई कामकाज नहीं है और वो भी इतने सारे पैसे मैं वापस कैसे करता। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि 26 मार्च को मैं इसको बुलाऊंगा और जितने भी पैसे हैं सारे पैसे एक बार में ऐंठ कर मैं इसको ही मौत के घाट उतार दूंगा। और उसी प्लानिंग से मैं सिपाही को बोलता हूं कि ऐसा करो, एक मुर्गा और ये जो कैश 1.5 लाख रुपए लेकर आना और उसी टाइम पर हम तुम्हारी पत्नी को मौत के घाट उतार देंगे और अगर तुम्हारी पत्नी नहीं मरेगी तो हम तुम्हें दुगने पैसे देंगे। सिपाही को यकीन हो जाता है कि आज तो पक्का उसकी पत्नी की मौत होगी, इसीलिए वो एक मुर्गा और 1.5 लाख रुपए कैश लेकर आता है। जो तांत्रिक था वो उसको जंगलों में लेकर पहुंचता है नदी किनारे और सिपाही से बोलता है कि अब हम तुम्हें लिटाएंगे, तुम्हारी आंखें बंद करेंगे और तुम्हारे ही बराबर में हम मुर्गे की बलि देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी। अगर तुमने गलती से भी अपनी आंखों को खोल दिया तो ये सारी जितनी भी विद्या है सब टूट जाएगी, सारा टोटका टूट जाएगा और तुम्हारी पत्नी की मौत नहीं होगी। और फिर मुझसे मत कहना कि तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं मरी, मैं फिर तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। अब जो सिपाही था वो इतनी कस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि गलती से भी कुछ भी हो जाए, ज़मीन हिल जाए, लेकिन वो अपनी आंख नहीं खोलेगा। सिपाही को वो लिटा देता है और सिपाही के बराबर में ही जो मुर्गा था उसको लिटाता है, लेकिन वो चाकू को चेक करने के लिए सिपाही के बराबर में चाकू रख कर मुर्गे को काटता है, लेकिन सिपाही की आंख नहीं खुलती और फिर
वो उसी चाकू से, जो बड़ा सा चाकू था, उससे सिपाही की गर्दन पर तेजी से फेर देता है। सिपाही तड़पता है, कोशिश करता है बचने की, लेकिन तांत्रिक खुद अपनी जान को, अपनी भी जान बचानी थी, इस वजह से पूरी ताकत से सिपाही के गले को जब तक काटता है जब तक वो अलग नहीं हो जाता। और फिर सिपाही की लाश को वहीं पर नदी के किनारे, उसने पहले से प्लानिंग की थी कि जब वो मार दूंगा तो नदी में बहा दूंगा, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे शवों को बहाया जाता है, कौन मुझे पकड़ पाएगा, किसको क्या पता चलेगा। वहीं पर वो लाश को नदी में बहा देता है, फोन फेंक देता है, और फिर जो उसकी बाइक थी, उसकी बाइक की नंबर प्लेट को तोड़कर बाइक को भी नदी में बहा देता है, और बड़े ही सुकून के साथ सारे पैसे लेकर अपने आश्रम पर आ जाता है। अपने मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता थी कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि जिस अकाउंट पर उसने पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे, जिस फ़ोन की लोकेशन थी, उसी की वजह से वो पकड़ा गया। लेकिन इस घटना से आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर आप किसी के लिए बुरा करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए बुरा कर देंगे। एक सिपाही जो अपनी पत्नी को मारना चाहता था, अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी को धोखा देकर, लेकिन उसकी की खुद की मौत हो गई क्योंकि वो अपनी पत्नी का बुरा चाहता था। और जो पत्नी उस सिपाही की याद में उसके लिए रो रही थी, उसके लिए परेशान थी, जो उसके लिए 1 महीने से बराबर चारों तरफ ढूंढती फिर रही थी, वो अपने सिपाही से, अपने पति से, उस सिपाही से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि सच्चा प्यार करती थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसका कोई प्रेमी नहीं था, उसका जो कुछ था वो सिपाही था। लेकिन सिपाही गद्दार था, धोखेबाज था, और उसकी सज़ा उस तांत्रिक ने उसी को दे डाली। तो जो गड्ढा उसने किसी और के लिए खोदा था, उस गड्ढे में वो खुद गिर गया। तो आप किसी के लिए बुरा ना सोचें, बस सुकून से अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, जो आपके पास है उसी में खुश रहें, ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। और गलत गलत ही होता है, अगर आप गलत को अच्छे तरीके से करने की सोचेंगे तो वो अच्छा नहीं बन जाएगा, वो गलत है तो गलत को गलत ही कहा जाएगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।